वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉप 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है विशिष्ट आयतन पर, दाब पर, ताप पर या घनत्व पर। देखिए दोस्तों, इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वो आपको बताना है किस पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, टेम्परेचर यानी ताप पर। देखिए दोस्तों, जो हमारी आइडियल गैस होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमारे जो गैस के अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके इक्वल होता है। वो होती है हमारी 3/2 म्यू आर टी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो आंतरिक एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, केवल दोस्तों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को एक अवस्था ए से दूसरी अवस्था बी तक लाने में निकाय को दी गई ऊष्मा Q तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य W हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि एक थर्मोडायनेमिक्स है, उसको ए स्टेट से यानी बी स्टेट तक लाया गया है। तो दोस्तों हमारी जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो हमें दी हुई है Q, और जो वर्क डन है सिस्टम द्वारा वो हमें दिया गया है W। तो आपको बताना है कि जो इंटरनल एनर्जी होगी दोस्तों, वह इंटरनल एनर्जी के चेंज कितना होगा। देखिए दोस्तों, हमारा ऊष्मागति का जो प्रथम नियम होता है वो क्या कहता है कि जो हमारी जो रिक्वायर्ड हीट होती है यानी डेल्टा Q, वो इज इक्वल टू होती है W प्लस डेल्टा यू यानी किए गए कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के। तो दोस्तों हमारा जो डेल्टा यू इज इक्वल टू जाएगा वो हमारा यहाँ से डेल्टा क्यू माइनस के डब्लू हो जाता है। यानी जो रिक्वायर हीट में से यदि अपन वर्क डन को घटाते हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी का मान आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी क्यू माइनस डब्लू की इक्वल हो जाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान ताप को नियत रखा जाता है। तो गहरी यानी गैस बाहरी कार्य करती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा होगी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है, घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है या आणविक गति पर डिपेंड करती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारा एक आदर्श गैस है, उसके दौरान दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर होता है दोस्तों हमारा कांस्टेंट रहता है, और आपको बताना कि इसकी इंटरनल एनर्जी में यानी चेंज किस प्रकार से होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो 3/2 म्यू आर डेल यानी म्यू आर टी होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट रखा जाता है यानी ताप नियत रखा जाता है, तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी यू का मान हो जाएगा दोस्तों वो अभी नियत रहेगा, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम संबंध होता है। यानी दोस्तों हमारा जो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ होता है वो आपको बताना कि किसके कंजर्वेशन पर आधारित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं मोमेंटम, एनर्जी, मास या टेम्परेचर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्योंकि दोस्तों जो ऊष्मागतिकी का नियम है क्या कहता है कि जो रिक्वायर हीट होती है वो वर्क डन बाय सिस्टम एंड जो हमारी जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है उन दोनों के योग के इक्वल होता है। यानी दोस्तों जितनी हीट दी जाती है वो हीट यानी वर्क डन एवं जो इंटरनल एनर्जी है पूरी पूरी इन दोनों में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो एनर्जी है वो हमारी संरक्षित रहती है पहले और बाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिफ्थ, एक ऊष्मागतिकी निकाय निम्न अवस्थाओं से गुजरता है। फर्स्ट है पीवी से यानी दोस्तों 2 पीवी तक, और सेकंड क्या है कि पीवी से P2V दोनों अवस्थाओं में संपन्न कार्य होगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक ऊष्मागतिकी निकाय है, यदि वह P1V1 से चलकर दोस्तों वो 2P1V तक आ जाता है, और पीवी दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि वह पीवी से पी और 2V तक आ जाता है। तो आप जो दोनों केस में जो कर वर्क है वो आपको बताना कितना होगा। तो देखिए, तो यदि अपन पहली कंडीशन देखते हैं तो अपन जानते हैं दोस्तों जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा पी डेल्टा वी होता है, और पहले कंडीशन में दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम है वो वी से वी तक ही चेंज हो रहा है, यानी वी
था और बाद पहले भी वी था और बाद में भी वी था, यानी दोस्तों आयतन नियत है। तो यहाँ पर यदि दोस्तों दोनों विमाएँ यदि यानी सीमाएँ हमारी इक्वल होंगी तो ये जो वर्क डन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा शून्य। अब दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो कार्य हो जाएगा पी डेल्टा वी हो जाएगा और इसके दोस्तों जो लिमिट दी हुई है हमें वी से टू वी तक दी हुई है। तो इसको यदि अपन हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी और डेल्टा वी का यदि अपन समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वी हो जाएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी हमारी वी से टू वी तक है। तो यदि इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा पी और कोष्टक में होगा टू वी माइनस के वी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी वी। यानी दोस्तों हमारा जो पहली शर्त है यानी कंडीशन है केस है उसके अंदर किया गया कार्य 0 और दूसरे केस के अंदर किया गया कार्य हो जाएगा हमारा पी वन वी वन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी पहले केस में तो शून्य हो जाएगा और दूसरे केस में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा पी वी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ नहीं दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तो और इस निकाय द्वारा 600 जूल कार्य किया जाता है तो यहाँ निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई 300 कैलोरी यानी किसी सिस्टम को 300 कैलोरी हीट दी जाती है और उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमें 600 जूल दिया हुआ है। तो इसके जो इंटरनल एनर्जी में दोस्तों हमारा जो चेंज होगा वो आपको बताना कितना होगा। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम लॉ होता है वो हमें क्या कहता है कि जो इंटरनल जो हमारी जो हीट के अंदर चेंज होता है वो वर्क डन है और जो हमारी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है उसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि इंटरनल एनर्जी निकालेंगे हम तो हमारी डेल्टा क्यू माइनस के डब्लू जाएगी। देखिए दोस्तों डेल्टा क्यू का मान हमें दिया हुआ 300 कैलोरी, यदि इसको अपन जूल में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल पर कैलोरी होता है। दोस्तों एक जूल बराबर होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। तो यदि इसको अपन 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को तो इसका मान हमारा जूल में आ जाएगा। तो जूल में इसका निकल कर आएगा 1254। तो यदि दोस्तों अपन डेल्टा क्यू का मान यहाँ पर रख देंगे 1254 और वर्क डन हमें दिया हुआ है कितना 600। यदि 1254 में से 600 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 654 बच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ का कि गैस पर किया गया कार्य निर्भर करेगा, यानी गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य निर्भर करता है। यानी दोस्तों जो कार्य है वर्क डन होता है किसी सिस्टम द्वारा वो आपको बताना है कि किस पर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था एवं पथ पर। देखिए दोस्तों जो वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम के द्वारा तो जो वह वर्क डन होता है दोस्तों वह पथ पर डिपेंड करता है, नहीं कि आंतरिक। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से यदि हमारा ग्राफ होता है ए ग्राफ होता है इस प्रकार, तो इन दोनों के लिए दोस्तों जो वर्क डन होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि वह जो वर्क डन होता है दोस्तों वो पथ पर भी डिपेंड करता है कि किस पथ का अनुसरण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी वह पथ पर भी डिपेंड करेगा। प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था के साथ साथ जो हमारा किस पथ कौन सा है उस पथ पर भी जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि R सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है तब किसी एक परमाणु गैस के 2 मोल का तापक्रम 273 से 373 बढ़ाने के लिए कोई कार्य न किया जाए तब आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि जो R है वो यूनिवर्सल कॉन्स्ट यानी गैस कांस्टेंट है और दोस्तों आपको जो 2 मोल एक आइडल मोनोएटॉमिक गैस है उसका जो टेम्परेचर है वो 273 से 373 इंक्रीज किया गया है तब, यानी कि वह नो वर्क इज डन, यानी जब कोई भी कार्य नहीं किया जाता तो उस समय आपको बताना है कि उसको जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी दोस्तों वो कितनी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं ये जब बाह्य कार्य नहीं किया जाता है तो जो हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है उसके अनुसार जो आंतरिक ऊर्जा है वह यानी दोस्तों हमारे जो हीट की आवश्यकता होगी यानी जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है क्योंकि इसके प्लस में यानी वर्क भी होता है लेकिन यहाँ पर जो वर्क है वो नहीं किया जा रहा है तो केवल जो क्यू का मान हो जाएगा वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और हाँ आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया था वो होता है 3/2 म्यू आर डेल्टा टी हो जाएगा दोस्तों यदि यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन है। तो यदि यहाँ पर इसका मान रखते हैं तो दोस्तों हमारा 3/2 हो जाएगा। म्यू का मान हमें दिया हुआ है 2 मोल दिया हुआ है और आर का मान दोस्तों में आर दिया हुआ है। डेल्टा टी यानी दोस्तों टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है 100 केल्विन का, यानी 273 से 373 किया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी का मान 100। यदि दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
300 इंटू आर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 300 आर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस के लिए समतापीय प्रक्रम में, यानी दोस्तों हमारी जो आदर्श गैस होती है उसके लिए समतापीय प्रक्रम में आपको बताना है कि ऊष्मा की मात्रा नियत रहती है, ऊष्मा की मात्रा तथा ताप नियत रहता है, या ताप नियत रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो समतापीय प्रक्रम होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है दोस्तों हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो समतापीय वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं? यानी दोस्तों आपको बताना कि कोई दो समतापीय वक्र है, यानी पीवी वक्र होता है उसके अंदर दो वक्र है समतापीय, तो वो बताना कि दोस्तों क्या आपस में वो काट सकते हैं। तो दोस्तों मान सकते हैं कि अपन वो काट रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारा एक वक्र है, वो हमारा समतापीय वक्र है T1 का, यानी कि इसके अंदर पूरे के अंदर ताप कांस्टेंट रहता है T1। यदि दोस्तों ये दूसरा वक्र है समतापीय वक्र T2 पर है, यदि दोस्तों ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो इस बिंदु पर दोस्तों जो टेम्परेचर है वो T1 एवं T2 दोनों होने चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है कि क्योंकि एक बिंदु पर दो टेम्परेचर संभव नहीं है, तो इस कारण दोस्तों जो समतापीय वक्र होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले, यानी दोस्तों वो कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि वह एक दूसरे को काटेंगे तो जिस बिंदु पर काटेंगे दोस्तों वहाँ पर दो टेम्परेचर होने चाहिए T1 एवं T2, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक बिंदु पर एक ही टेम्परेचर होता है जो कि संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी नेवर हो जाएगा। अब आपका 11 क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रम में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य होगा, यानी दोस्तों आपको बताना है कि एक मोल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं जो वर्क डन होता है वो P डेल्टा V होता है, और उसका समाकलन करते हैं अपन V1 से V2 तक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि समतापीय प्रक्रम है, तो ये हमारा जो प्रेशर है दोस्तों इसको अपने जो फॉर्मूले के द्वारा इस पर आप लिख सकते हैं RT अपॉन में इसका वी हो जाएगा, और इसका करेंगे अपन डेल्टा वी के साथ दोस्तों इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारी V1 से V2 तक है। तो दोस्तों यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो RT तो मारा जाएगा बाहर है, और अंदर बढ़ जाएगा 1 अपॉन में V, यानी तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों हमारा जो log V हो जाएगा, और log V के अंदर अपन लिमिट रखेंगे V1 से V2 तक है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा log E V2 अपॉन में V1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यदि समतापीय प्रक्रम में आप वर्क डन निकालोगे तो आपका आएगा RT log E V2 अपॉन में V1, क्योंकि दोस्तों यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे RT अपॉन V का dV के सापेक्ष, तो इसका जो इंटीग्रेशन में ये प्राप्त होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि किसी निकाय को डेल्टा की ऊष्मा देने पर यह डेल्टा W कार्य करता है तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U है, तब प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों का अद्वितीय फलन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक निकाय है, यदि उसको डेल्टा की ऊष्मा दी जाती है तो जो वर्क डन होता है दोस्तों वो डेल्टा W होता है, और तो आपको बतानी है दोस्तों आपको दी हुई है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो डेल्टा U का हो रहा है। तो हमारी जो दोस्तों हमारी जो एक तो इनिशियल एवं जो हमारी फाइनल स्टेट होती है, तो आपको बताना है कि उसमें से किसका मान यानी यूनिक होगा, यानी यूनिक फंक्शन होगा, तो दोस्तों वो होगा हमारा इंटरनल एनर्जी का, यानी डेल्टा यू का। क्योंकि दोस्तों हमारी जो डेल्टा क्यू एवं डेल्टा डब्ल्यू, यानी जो हमारी रिक्वायर हीट एवं जो वर्क डन होता है वो दोस्तों अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों पर ही डिपेंड न करके, यानी जो पथ होता है उस पथ पर भी डिपेंड करते हैं, बल्कि जो इंटरनल एनर्जी होती है दोस्तों केवल यानी अंतिम एवं जो हमारी फाइनल स्टेट होती है उसी पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी केवल अंतिम एवं प्रारंभिक जो हमारे बिंदुओं हैं उनके लिए दोस्तों जो एक ही यानी फलन होगा, यानी कि यूनिक फंक्शन होगा, वो केवल डेल्टा यू के लिए प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आंतरिक एनर्जी के लिए, क्योंकि यह पथ पर डिपेंड नहीं करती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फलन ऊष्मा गति की फलन नहीं है, यानी दोस्तों आपको चार फलन दिए हुए हैं, एंथैल्पी, कार्य, गिब्स ऊर्जा एवं आंतरिक ऊर्जा। तो आपको बताना है कि कौन सा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन नहीं है, तो दोस्तों वो जाएगा वर्क डन है, यानी वर्क डन हमारा वो थर्मोडायनेमिकल फंक्शन नहीं है। दोस्तों वो क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो हमारी एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी एवं इंटरनल एनर्जी होती है दोस्तों हमारी केवल इनिशियल एवं जो हमारी फाइनल स्टेट होती है उसी पर डिपेंड करती है, बल्कि जो वर्क डन होता है दोस्तों वह हमारा जो
पथ होता है यानी उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस कारण जो वर्क डन होता है दोस्तों हमारा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन नहीं होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को अवस्था P1 यानी P1 V1 से अवस्था P2 V2 तक दो भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में ले जाया जाता है, तो दोनों प्रक्रियाओं में जो राशि नियत होगी वह है। यानी दोस्तों कोई आपको दो प्रक्रम दिए हुए हैं और इन दोनों प्रक्रमों के अंदर ही दोस्तों जो हमारी जो ऊष्मागतिकी नियतांक है उसको P1 V1 से P2 V2 तक लिया जाता है। यानी दोनों के अंदर दोस्तों हमारी जो इनिशियल एवं जो हमारी फाइनल स्टेट है दोस्तों वो समान है। तो हम जानते हैं दोस्तों केवल इनिशियल एवं जो हमारी फाइनल स्टेट होती है उस पर केवल आंतरिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी ही डिपेंड करती है। और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो Q माइनस के W होता है यानी रिक्वायर हीट और वर्क डन होता है उसके अंतर के बराबर होता है। तो इस कारण दोस्तों इसका जो मान होगा हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर नियत रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है दोस्तों उसका मान हमारा दोनों यानी प्रक्रमों के अंदर समान होगा, क्योंकि इसका मान केवल फाइनल एवं इनिशियल जो स्टेट होती है उसी पर डिपेंड करता है। अब आपका लिए 15 क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस से भरा हुआ बेलनाकार पात्र निर्वात में स्थित है, यदि पात्र अचानक फट जाता है तो गैस का ताप होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक बेलनाकार पात्र है और उसके अंदर दोस्तों यानी कि निर्वात में स्थित है और उसके अंदर आदर्श गैस भरी हुई है, वह निर्वात में स्थित है, इसके अंदर आइडल गैस भरी हुई है। यदि दोस्तों यह बेलनाकार पात्र अचानक से फट जाता है तो आपको बताना है कि इसकी जो यानी टेम्परेचर होगा इस गैस का वो नियत रहेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब भी कोई यानी कि यानी सिलेंडर या कुछ भी फटता है दोस्तों यानी कि वह गैस के अंदर स्वतंत्र प्रसार होता है, न तो दोस्तों इसके उसके ऊपर बाह्य कार्य किया जाता है और न ही इसके हीट दी जाती है, न ही यह हीट को उत्सर्जित करती है। तो दोस्तों वर्क डन एवं जो हमारी रिक्वायर हीट होती है दोनों का मान हमारा शून्य है। तो इसके कारण जो हमारी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा वो भी हमारा शून्य हो जाएगा। यदि इंटरनल एनर्जी के चेंज यानी दोस्तों शून्य है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपरिवर्तित रहेगी, तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा दोस्तों वह भी अपरिवर्तित रहेगा, नियत रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी रिमेन कांस्टेंट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के मुक्त प्रसार हेतु निम्न में से क्या सत्य है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि गैस का स्वतंत्र यानी प्रसार हुआ है या वही बात है सिलेंडर फट रहा है या कुछ भी हो यानी तो दोस्तों गैस का मुक्त प्रसार होता है, तो उस समय Q एवं जो हमारा W होता है वो उन दोनों का मान शून्य होता है, क्योंकि न तो स्वतंत्र रूप से जब यानी गैस सिर्फ यानी का प्रसार होता है तो उस पर न तो कोई वर्क डन होता है और न ही उसको हीट की आवश्यकता होती है, न तो इस कारण दोस्तों Q एवं W का मान शून्य होता है और जो इंटरनल एनर्जी है दोस्तों उसका मान हमारा क्या रहेगा, वो भी शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 17 क्वेश्चन है, एक बर्तन में 5 लीटर गैस 0.8 मीटर दाब पर है, यदि इस बर्तन को एक 3 लीटर आयतन वाले निर्वात के बर्तन से जोड़ दिया जाता है तो अंदर का परिणामी दाब होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो पीवी होता है हमारा नियतांक होता है। तो पहले दोस्तों इसका जो आयतन है केवल 5 लीटर होता है और जो हमारा प्रेशर है वो 0.8 होता है। और दोस्तों उसके बाद में 3 लीटर निर्वात और जोड़ते हैं, यानी दोस्तों निर्वात का मतलब है केवल वॉल्यूम को हिमान को बढ़ाया जा रहा है। तो इसके कारण 3 और प्लस 8 यानी दोस्तों वॉल्यूम का मान हो जाता है वो हमारा 8 हो जाता है और उस समय जो प्रेशर होगा वो हमें निकालना है। तो इस प्रकार से यदि दोस्तों अपन प्रेशर निकालेंगे, यदि 8 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा जो P इक्वल टू आ जाएगा 5 गुना 0.01 हो जाएगा, क्योंकि 8 को इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जब 5 लीटर के जो हमारा गैस है उसके अंदर दाब यदि ये है और इसको 3 लीटर यदि आयतन वाले निर्वात के बर्तन से और जोड़ दिया जाता है तब इसके अंदर दोस्तों प्रेशर होगा वो घटकर कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं कर सकता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं दाब एवं आयतन, आयतन एवं ताप, ताप एवं दाब, या कोई भी एक ताप आयतन या
दाब, आयतन या ताप है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों कोई भी एक हमारी जो क्वांटिटी है, हमारा जो ऊष्मागतिकी निकाय है दोस्तों, वह ऊष्मागतिकी निकाय को प्रदर्शित नहीं कर सकता। यानी कि केवल दाब या केवल आयतन या केवल ताप ऊष्मागतिकी निकाय को प्रदर्शित नहीं कर सकते। यदि दोस्तों को इसकी अवस्था को यदि आपको प्रदर्शित करना है तो किन्हीं भी दो यानी राशियों के मान चाहिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी केवल दाब या आयतन या ताप से इसकी जो स्थिति या अवस्था है, स्टेट, उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, बल्कि किन्हीं भी दो मान की अवधि आपको दिया हुआ हो तो आप इसकी अवस्था को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 19वां क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों ये जो आर होता है ये हमारा एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, न कि ऊष्मागतिकी का निर्देशांक है। बल्कि दोस्तों जो हमारा ए है, पी यानी प्रेशर, टी यानी टेम्परेचर, वी यानी वॉल्यूम, ये तीनों ऊष्मागतिकी निर्देशांक है। बल्कि जो आर होता है ये हमारा ऊष्मागतिकी जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 20 वाला क्वेश्चन है कि एक ऊष्मागतिकी निकाय में कार्यकारी पदार्थ एक आदर्श गैस है और इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा निम्न रूप में परिवर्तित होती है। केवल गतिज ऊर्जा में, केवल स्थितिज यानी अणुओं के केवल स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के रूप में, केवल स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो आइडल गैस है उसके जो अणुओं के अंदर दोस्तों, यानी कि दोस्तों आइडल गैस की जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, वो किस रूप में आपको यानी कि संग्रहित होती है, वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, केवल गतिज ऊर्जा के रूप में। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो आइडल गैस होती है या हमारी आदर्श गैस होती है उसके यानी दोस्तों वो वास्तविक में तो नहीं होती है, लेकिन कल्पनाएं की जाती है कि दोस्तों इसके अणु है, आइडल गैस के अणु के मध्य कोई भी दोस्तों हमारा जो आकर्षण आणविक बल नहीं लगता है। तो इसके कारण दोस्तों इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है दोस्तों, उसका मान शून्य होता है। यानी इसकी जो इंटरनल एनर्जी का मान होता है केवल हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है अणु, उसी के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 21 क्वेश्चन है, यदि किसी गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात लैम्डा है तो नियत दाब पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा यदि इसका आयतन V से 2V परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई गैस के लिए जो आपको रेशियो है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस यानी कांस्टेंट प्रेशर पर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर दोस्तों वो आपको दिया हुआ है लैम्डा है, यानी दोस्तों ये है गामा। तो आपको बताना है कि यदि इसके वॉल्यूम को V से 2V किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी उसके अंदर कितना चेंज होगा वो आपको डिफाइन करना है। दोस्तों जो आंतरिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का वो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है, वो हमारा म्यू सी वी इंटू डेल्टा टी होता है, यानी सी वी म्यू इंटू डेल्टा टी। दोस्तों हमारा जो सी वी है अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हमारा होता है आर अपॉन में जो हमारा ये गामा होता है गामा -1 और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी। अब दोस्तों हम जानते हैं जो म्यू आर टी होता है ये हमारा पी वी के इक्वल टू होता है, तो अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, पी डेल्टा वी अपॉन में हमारा हो जाएगा लेमडा -1। और दोस्तों में दिया हुआ तो डेल्टा वी का मान है यानी 2v से v चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा वी 2v माइनस के v इज इक्वल टू वी प्राप्त हो रहा है। तो डेल्टा वी की जगह दोस्तों आप v रखेंगे तो आपका मान प्राप्त हो जाएगा पी वी अपॉन में जो हमारा एक गामा -1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी पी वी अपॉन में गामा -1। तो दोस्तों जो इंटरनल एनर्जी डिफाइन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पी वी अपॉन में गामा -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 22 क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ठंडक या गर्मी का पता मापक यानी ताप कहलाता है। यानी दोस्तों जो कोई वस्तु है उसकी गर्मी या ठंडक का जो मापन होता है वह ताप कहलाता है। यह परिभाषा आधारित होती है दोस्तों, ये जो डेफिनेशन होती है वो किस पर आधारित होती है वो आपको बताने यानी किस पर बेस होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं उष्मागति के शून्यवें नियम पर, उष्मागति के प्रथम नियम पर, उष्मागति के द्वितीय नियम पर या न्यूटन के शीतलन नियम पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारी जो ताप की जो हमारी टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है वो जो डिपेंड करती है वो उष्मागति का जो शून्य नियम है उस पर आधारित होती है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 23 क्वेश्चन है। एक पूर्ण गैस के समतापीय प्रसार में डेल्टा पी अपॉन पी का मान होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस का होता है, तो दोस्तों इसके वैल्यू का मान बताना है डेल्टा पी अपॉन पी। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा पी वी इज इक्वल टू नियतांक होता है। यदि दोस्तों आप इसका अवकलन करते हैं यानी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका तो एक बार तो होगा हमारा वी के यानी सापेक्ष करेंगे तो पी तो हमारा हो जाएगा यानी कांस्टेंट, और डेल्टा वी के सापेक्ष करेंगे डेल्टा वी। और दोस्तों दूसरा अवकलन करेंगे हमारा डेल्टा पी इंटू वी, ये इज इक्वल टू दोस्तों नियतांक है तो इसका हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा 0। दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डेल्टा पी इंटू वी। और दोस्तों यहाँ से अपन डेल्टा पी अपॉन पी का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के डेल्टा वी अपॉन में वी। तो इस प्रकार से हमें जो डेल्टा पी अपॉन पी का मान प्राप्त हुआ वो डेल्टा वी अपॉन वी का यानी नेगेटिव मान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। इसी भी ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी तो बाकी के क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के वो अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों आप अगली वीडियो जो है वो आपको कल ही मिल जाएगी। उसके अंदर आगे फिर से दोस्तों आपको जो हमारे 50 तक के क्वेश्चन है वो सोल्व कराए जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।